earliest and one of the greatest lyric poets Archilochus, who is also known as the father of iambic poetry। ये मैं तीसरी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। एक्चुअली मैं एक टाइम लाइन पे चल रहा हूँ। सबसे पहले आई डिस्कस्ड अबाउट होमर, द वेरी फर्स्ट पर्सन जहां से वेस्टर्न लिटरेचर जो है शुरू होता है। आई डिस्कस्ड अबाउट हिज वर्क लाइक एलियड, ओडेसी, इन पे भी मैंने बात की। देन कम्स हेसियोड, हेसियोड की भी पर्सनल लाइफ मैंने डिस्कस की, और उसके बाद उसकी इंपॉर्टेंट वर्क्स लाइक थियोगनी, डेज एंड वर्क्स, शील्ड ऑफ हेरक्लीज, इन पे भी मैंने बात की। देन कम्स थर्ड पर्सन आर्किलोक्स, जिसको मैं आज पॉइंट ऑफ डिस्कशन बनाऊंगा। यानी आप समझ लें होमर सबसे पहले आता है टाइमलाइन पे, इसके बाद हेसियोड आता है, हेसियोड के बाद आर्किलोक्स आता है। ये जो आर्किलोक्स है, ये ही वाज बोर्न इन ए प्लेस नेमली पैरोस इन 680 BCE, यानी 7th सेंचुरी BC की बात चल रही है अभी। ये एक जगह इसकी बर्थ होती है जिसका नाम पैरोस होता है। आप समझ लें तुर्की और ये जो ग्रीस है, इसके बीच में एक सी है जिसको एजियन सी बोलते हैं। इसके बीच में एक सिटी आइलैंड होता है जिसका नाम पैरोस है। पैरोस जो है यहां पे इसकी बर्थ होती है, और इसके बाद इसका जो फादर है टेलिसिकिलस और इसकी मदर एनिपो जो होती है, ये यहां से निकलते हैं और खुद एक कॉलोनी इसका फादर बसाता है जिसका नाम थेसोस होता है। यानी रेस्ट ऑफ द लाइफ ये थेसोस में गुजारता है। यानी इसकी बर्थ जो है एक सिटी आइलैंड जिसका नाम पैरोस होता है, यहां पे इसकी बर्थ होती है, एंड रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है ये गुजारता है नई कॉलोनी जो उसके फादर ने स्टार्ट की थी जिसका नाम थेसोस होता है, यहां पे इसकी रेस्ट ऑफ द लाइफ जो है गुजरती है। आर्किलोकस जो है ये एक पोइट था, एक सोल्जर था, एक मर्सनरी वॉरियर था। इसकी जो राइटिंग्स है, इसकी पोइट्री जो है, इट रिवॉल्व्स अराउंड 3-4 थीम्स। सबसे पहले इसने क्रिटिसिज्म पे बात की, उसके बाद इसने एंगर इसकी पोइट्री में है, इसकी पोइट्री में पर्सनल लाइफ इसने डिस्कस की है, इसने सटायरिक मॉकरी की पोइम्स लिखी, इस तरह की पोइम्स लिखी है। इसकी पर्सनल लाइफ जो है ना, इस पे हमें एक फ्रेगमेंट मिला। इसमें 40 लाइन्स है, ये हमें फ्रेगमेंट मिला, इसमें 40 लाइन्स है। इसमें एक्चुअली इसकी पर्सनल लाइफ जो है ना, इसको असल में ही फॉल्स फॉर ए गर्ल नेमली नेब्यूल, यानी इसको मोहब्बत हो जाती है एक लड़की के साथ जिसका नाम नेब्यूल होता है। और नेब्यूल का फादर जो लाइकम्बस होता है, लाइकम्बस इस आर्किलोक्स के साथ वादा करता है कि मैं अपनी बेटी की शादी आपके साथ यानी करूंगा। तो क्या होता है, इनकी एंगेजमेंट भी होती है, लेकिन लेटर व्हाट हैपेंस, इसका फादर जो है वो अपने वादे को तोड़ देता है, वो वादे से मुकर जाता है, और इसके बाद इन दोनों की शादी नहीं होती है। जब इनकी शादी नहीं होती है, ये जो आर्किलोक्स है ये पूरे मसले को बहुत संजीदा तरीके से इसको लेता है, बहुत सीरियस हो जाता है, और इससे इसको बहुत सेट बैक इसके लिए होता है, और ये बहुत ज्यादा शटर डाउन होता है, बिखर जाता है। इसके बाद ये बहुत इसकी पोइट्री में ना वो सब चीजें आ जाती है, इसकी पोइट्री में इंटेंसिटी आ जाती है, इसमें गुस्सा आ जाता है, इसकी पोइट्री में एग्रेशन आता है, और उसके बाद ये डायरेक्टली अपनी पोइट्री के थ्रू सटायरिक पोइम्स लिखता है, मॉकरी, क्रिटिसिज्म, जिसको इस पूरी फैमिली को टारगेट करता है डायरेक्टली। सोसाइटी में ओपनली इनके बारे में लिखता है, इनको क्रिटिसाइज करता है, और सिचुएशन यहां तक पहुंच जाती है, ये जो पूरी फैमिली है, लाइकम्बस, नेब्यूल, इसकी अदर सिस्टर्स, ये पूरी फैमिली जो है ना, दे हैंग देमसेल्व्स, वो सुसाइड करते हैं। यानी पूरी फैमिली जो हमें रिपोर्ट्स में मिलता है कि उन्होंने फिर सुसाइड की। इनमें से एक जिस फ्रेगमेंट का मैंने अभी डिस्कस किया, एपोड क्लोंज फ्रेगमेंट, ये जो 40 लाइन्स का एक फ्रेगमेंट है, इनमें कुछ लाइन्स मैं आपके सामने रखूंगा। ये लिखता है एक जगह कि ये लिखता है कि नेब्यूल आई हैव फॉरगॉटन बिलीव मी, मैंने नेब्यूल को बुला दिया है, मेरा यकीन करो। यानी देखो ये किस तरह टारगेट करता है फैमिली, इसको और इसकी फैमिली को, किस तरह मॉकरी, क्रिटिसिज्म किस तरह करता है। नेब्यूल आई हैव फॉरगॉटन बिलीव मी, मैंने नेब्यूल को बुला दिया है, मेरा यकीन करो। एनी मैन who wants her may have her, कोई मर्द उसके साथ शादी करना चाहता है, करे, मुझे इससे कोई एतराज नहीं है, मुझे कोई मसला नहीं है। She is past her days rotten ripening, यानी उसने अपने दिन गुजार लिए, वो सड़ चुकी है, वो गल चुकी है। इस तरह डायरेक्टली ओपनली इसको क्रिटिसाइज करता है। फिर लिखता है कि the petals of her flowers are brown, उसके जो पेटल्स, जो फ्लावर्स की पत्तियां हैं वो ब्राउन हो चुकी है, वो सूख चुकी है।
डोंट यू बिलीव दैट शी लुक्स लाइक ए बॉय, क्या आपको नहीं लग रहा है कि वो लड़का जैसा दिखता है। इसके बाद हमें रिपोर्ट्स में मिलता है कि इसकी पूरी फैमिली जो है वो सुसाइड करते हैं। ये पर्सनल लाइफ इसकी थी, ये भी एक रिपोर्ट हमें मिलता है। कमिंग ऑन टू हिज राइटिंग्स, यानी आर्किलोक्स की जो राइटिंग्स है, हमारे पास फर्स्ट पर्सन एज ए फर्स्ट पर्सन नैरेटिव उसकी कोई भी राइटिंग हमारे पास मौजूद नहीं है आजकल। यानी जो भी राइटिंग्स हमारे पास है वो आर्किलोक्स के बाद आने वाले राइटर जो है ना उन्होंने उसको कोट किया, लाइक एडिनियस है, प्लूटोक है, सिटोबियस है, हिरिकलाइटिस है। इस तरह के राइटर जो है उन्होंने इसको ओपनली कोट किया है। इस वजह से जो आर्किलोक्स की राइटिंग्स है ना वो हमारे पास है। ये जो मैंने स्टोरी बोली है, जो पोइम बोली है ना, ये भी सेकंड हैंड हमारे पास है। यानी हमारे पास आर्किलोक्स के 300 फ्रेगमेंट्स है, लेकिन ऑल 300 फ्रेगमेंट्स जो है ना हमारे पास कोई भी ऐसा नहीं है जो डायरेक्टली फर्स्ट हैंड आर्किलोक्स ने खुद लिखा है। ये लेटर राइटर्स ने उसको कोट किया है, इस वजह से उसकी राइटिंग जो है ना वो हमारे पास पहुंच चुकी है। ये जो 300 फ्रेगमेंट्स आर्किलोक्स के हैं ना, ये भी हम खो चुके थे, हमारे पास इनका भी रिकॉर्ड नहीं था। इवन ये इसके बाद आने वाले राइटर्स ने कोट किया, वो वाले जो फ्रेगमेंट्स है ना वो भी हम खो चुके थे। लेकिन क्या होता है, 4th सेंचुरी बीसी की बात है, यहां पे एक किंग था फिलिप सेकंड। उसने क्या किया, उसने एक लीग ऑफ कोरिंथ उसको बोलते हैं, 338 में तमाम ग्रीक सिटीज, स्पार्टा, एथेंस, डेल्फिया, ये तमाम ग्रीक सिटीज हैं, इनको यूनाइट किया और इसके बाद इसने एक किंगडम बनाया जिसको मैसेडोनियन किंगडम बोलते हैं। तो क्या होता है कि ये जो इजिप्ट है ना, यहाँ पे एक जगह थी जिसको ऑक्सीरेनकस बोलते हैं। यानी एक ऑक्सीरेनकस जो है ये एक सिटी थी, यहाँ पे एक एरिया था जिसको ये एक डंपिंग एरिया था। यानी ग्रीक जो एंशिएंट लोग थे ना इजिप्ट के, इस एरिया के, वो तमाम गार्बेज, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स, जो भी पेपर जो भी घर से निकलता था, जो भी पेपर्स इनको मिलते थे ना, जो भी गार्बेज था वो एक जगह डंपिंग एरिया में ये फेंक देते थे। और ये ऑक्सीरेनकस की बात है। और ओवर द सेंचुरीज 2000 साल गुजरने के बाद इन 1869 यहाँ पे 2 आर्कियोलॉजिस्ट्स जाते, ये फिर जमीन के अंदर धंस चुका था, यानी जमीन के उसके ऊपर मिट्टी आ चुकी थी, अब ये पूरा कवर हो चुका था क्योंकि 2000 साल अब गुजर चुके थे। और आपको ये भी पता है ये जो इजिप्ट है ना ये ड्राई एरिया, यहाँ पे बारिश ज्यादा नहीं होती है, और ये जो इसमें जो भी गार्बेज था ना तो वो ऐसे ही रहा, उसको कुछ नहीं हुआ क्योंकि ड्राई कंडीशंस थी वहां पे। इन 96 यहाँ पे 2 आर्कियोलॉजिस्ट जाते हैं, एक था ग्रीनफेल एंड आर्थर हंट। ये जाते हैं यहाँ पे डिगिंग स्टार्ट होती है, और डिगिंग के बाद हमें 5 लेक यानी 500,000 फ्रेगमेंट्स मिलते हैं, जो हमें इनमें से आउट ऑफ दीज 5 लेक फ्रेगमेंट्स 300 फ्रेगमेंट्स जो है वो आर्किलोक्स के हैं। आउट ऑफ दीज 300 फ्रेगमेंट्स हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट इसके फ्रेगमेंट्स हैं, इन पे मैं बात करूंगा। ये भी आप याद रखिए, डायरेक्ट फ्रेगमेंट्स उसके लिखे हुए नहीं है, ये लेटर राइटर्स ने लिखे हैं और फिर हम खो गए थे। और उसके बाद जब ऑक्सीरेनकस में आर्कियोलॉजिस्ट्स ने डिगिंग स्टार्ट की, यहां से ये फ्रेगमेंट्स हमें मिले। इनमें 4 इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स जो है, सबसे पहले वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया, दैट इज फ्रेगमेंट क्लोंज इपोड। क्लोंज जर्मनी में एक जगह है, इसके नाम पे इसको क्लोंज इपोड बोलते हैं। यहाँ पे ये जो मैंने ऑलरेडी पोइट्री आपके सामने रखी अभी, नेब्यूल, आई हैव फॉरगॉटन यू, बिलीव मी, एनी मैन हु वांट्स हर मे हैव हर, ये पोइट्री जो मैंने डिस्कस की ये इसी फ्रेगमेंट में लिखी गई है। ये पहला फ्रेगमेंट था जो उस नोब्यूल के बारे में, उस फैमिली को क्रिटिसाइज करता है उस पोइम में, उसमें 40 लाइन्स है। दूसरा फ्रेगमेंट जो है दैट इज सोलर इक्लिप्स फ्रेगमेंट, यानी ये इस वाले फ्रेगमेंट में लिखता है, इसमें 4 लाइन्स है टोटल, सॉरी इसमें 8 लाइन्स है। तो इसमें ये लिखता है कि एक दिन ऐसे ही बैटल शुरू होती है, 2 ग्रुप्स आपस में लड़ने वाले होते हैं, लड़ाई शुरू भी होती है। इसी तरह मून जो है ये सन के बीच में आ जाती है, और इसके बाद दिन के रोशनी में जो मून है ना ये सन के बीच में आ जाती है। उस टाइम उसको डेट भी हम फिर करते हैं, डेट था उस टाइम 6
348 BCE, यानी इसके 3 साल के बाद इसकी डेथ होती है। इसको भी मारा जाता है बैटलफील्ड में, एक नाम जिसका नाम कोरेक्स होता है। इसको एट द एज ऑफ 35 यानी 680 में इसकी बर्थ होती है, 645 में इसको इन बैटलफील्ड उसको मारा जाता है कोरेक्स के हाथों। ये इसकी 35 ईयर्स की इसकी लाइफ थी और यहाँ पे 648 में इक्लिप्स लग जाता है। इस इक्लिप्स के बारे में इस फ्रेगमेंट में ये लिखता है। इसका एक और इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, दैट इज, जिसको बहुत इंपॉर्टेंस है लिटरेचर में, दैट इज ब्रोकन शील्ड। ऑल दो 4 लाइन्स का है। इंपॉर्टेंस इसकी क्यों है? क्योंकि इसके पहले जो राइटर्स है ना, लाइक होमर है, हेसियोड है, ये हीरोज, ग्रीक हीरोज, जो वॉरियर्स थे, जो सोल्जर्स थे, उनको बहुत ग्लोरीफाई करते थे, उनको बहुत हौसला देते थे, उनको बहुत ग्लोरीफाई करते थे, उनकी तारीफें करते थे अपनी पोइट्री में। लेकिन ये जो आर्किलोक्सन है खुद एक वॉरियर था, तो इसने जो बैटलफील्ड में फील किया ना, डर, फियर, ये चीजें तक लिखी। इसमें ये लिखता है, इसमें 4 लाइन्स है टोटल इस ब्रोकन शील्ड में। तो ये लिखता है कि आई सेव्ड माई लाइफ, लेट द शील्ड गो, यानी मैंने अपने आप को बचाया, अपनी लाइफ बचाई, मैंने शील्ड को छोड़ दिया वहीं पे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे और भी शील्ड मिल सकता है, लेकिन मैंने अपनी लाइफ जो है वो बचाई। ये 4 लाइन्स का एक फ्रेगमेंट है। ये हमारे पास 4th फ्रेगमेंट है। और ये जो फ्रेगमेंट्स है ना, एक्चुअली हमारे यहाँ घास भी उगती है इस तरह की, जिसको पपायरस बोलते हैं। ये रिवर नाइल है ना इजिप्ट में, उसके दरिया के किनारे एक घास उगती थी जिसका नाम पपायरस है। और इसी घास से इसको बहुत सोकिंग की जाती है, इसके शीट्स बनते हैं। फिर वहां पे ग्रीक जो है और इजिप्शियंस है ना, वो उन्हीं पे लिखते थे। और यही फ्रेगमेंट्स हमें मिले। इन फ्रेगमेंट्स को भी पपायरस बोलते हैं, इस प्लांट को भी पपायरस बोलते हैं। ये हमारे पास ओल्ड वे ऑफ राइटिंग जो है ना, इन्हीं पपायरस पे थी। और ये सारे फ्रेगमेंट्स जो ना, ये इसी पपायरस के हैं। और इनमें 4 इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट्स के बारे में मैंने बोला। फर्स्ट वन वाज क्लोज इपोड, जिसमें पोइट्री डिस्कस करता है। दूसरा ब्रोकन शील्ड, एंड थर्ड वन वाज ये जो सोलर इक्लिप्स, एंड द 4th वन जो था दैट वाज अबाउट गाइजस किंग। ये जो गाइजस किंग है ना, आप समझ लें, जिसको एशिया माइनर बोलते हैं ना हम, एनातोलिया, जो लास्ट टाइम भी मैंने डिस्कस किया। इस पे एक किंग था गाइजस, किंग गाइजस। वो बहुत अमीर था। इस एरिया को उस टाइम बोलते थे लीडिया। तो यहां पे ये रहता, ये जो बहुत अमीर था, बहुत ज्यादा। तो इस वाले फ्रेगमेंट में लिखता है कि ये जो किंग गाइजस है, मुझे उसकी अमीरी से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मुझे उसकी दौलत से कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, मैं अपनी लाइफ से खुश हूं, जो मेरे पास है मैं उसमें खुश हूं। तो यही चीजें ये डिस्कस करते हैं। इसमें 8-9 लाइन्स है टोटल। ये 4th इंपॉर्टेंट फ्रेगमेंट है। ये टोटल जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आर्किलोक्स के हवाले से आपको याद रखनी, ये चीजें मैंने आपको रखी। अब मैं 3 इंपॉर्टेंट चीजें आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले टाइप्स ऑफ पोइट्री, उसके बाद में मीटर डिस्कस करूंगा, इसके बाद में फी डिस्कस करूंगा। यानी ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप भी रिकॉग्नाइज कर पाओगे ये जो पोइट्री है ये किस मीटर में है। ये जो पोइट्री है, किसी की पोइम अगर आप देखोगे, इसमें कौन सा मीटर यूज हुआ है, इसमें कौन सा बीट, किस बीट पे ये चल रही है, और ये जो पोइम है इसमें फीट कौन सा यूज हुआ है, ये सब चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। कोई नॉर्मली पोइट्री करता है, वो बोले मुझे पोइट्री आती, इस तरह पोइट्री वर्क नहीं करती है। पोइट्री के मीटर्स होते हैं, पोइट्री के पैरामीटर्स होते हैं। इसमें बहुत सारी नियॉन्सेस है जिनको हमने देखना होता है। इसमें बहुत सारी बारीकियां होती है। जब मैं पूरा आपके सामने रखूंगा, आप भी देख पाओगे जो पोइट्री है ये किस तरह वर्क करती है, आपको भी ये अच्छे से अंडरस्टैंड होगा। तो सबसे पहले मैं टाइप्स ऑफ पोइट्री जो है वो डिस्कस करूंगा। हमारे पास 9 टाइप्स ऑफ पोइम्स होती है। सबसे पहले हमारे पास एपिक पोइम होती है। इसमें ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम है। इसमें हम लॉन्ग इवेंट्स, वॉर्स, एडवेंचर्स डिस्कस किए जाते हैं। इसका ना एंड होता है ना स्टार्ट होता है। नॉर्मली इवेंट्स डिस्कस किए जाते हैं। इसमें ये लॉन्ग नैरेटिव पोइम्स, जिस तरह एलियड है, जिस तरह ओडेसी है, तो इस तरह की जो पोइम्स होती है इनको एपिक पोइम्स बोलते हैं। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन जो है, जो आप समझ ले फादर है इसका, दैट वाज होमर। द सेकेंड टाइप ऑफ पोइम इज दैट इज लिरिक पोइट्री। जो आर्किलोक्स, जो आज मैंने डिस्कस किया अभी, आर्किलोक्स एक लिरिक पोइट था। लेकिन आर्किलोक्स से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी ग्रीक में है जो लिरिक पोइट्री करती थी, दैट वाज अ फीमेल पोइट जिसका सेफो नाम था। सेफो आप समझ लें 20th सेंचुरी की सिल्विया प्लैथ, जो यूएसए की, जिसने सुसाइड की। सेम पर्सनैलिटी आप समझ लें, उसकी कॉपी
आप ग्रीक में पाओगे दैट वाज सैफो। सैफो ने भी सुसाइड की। यहाँ पे ये जो सिल्विया प्लैथ है इसने भी सुसाइड की। ये भी लिरिकल पोइट्री लिखती थी, वो भी जो लिरिकल पोइट्री करती थी। ये भी कन्फेशनल पोइट थी, ये भी कन्फेशनल पोइट थी। यानी पर्सनल चीजें डिस्कस करना, यानी जो कुछ इंसान फील करता है उसको कन्फेस करना, इसको कन्फेशनल पोइट्री बोलते हैं। दोनों की आप समझ ले एक दूसरे की कॉपी है। ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी जो लिरिक पोइट्री में है ना, दैट इज सैफो। ये दूसरी टाइप हमारे पास पोइम होती है। लिरिक पोइम में पर्सनल इमोशंस, पर्सनल लाइफ डिस्कस की जाती है, इमोशंस, लव, ये सब चीजें डिस्कस की जाती है। तो जिस तरह ये जो लिरिक पोइट्री में अभी मैंने डिस्कस किया, ये जो फ्रेगमेंट मैंने डिस्कस किया, लाइक दिस एपोड क्लोंज एपोड फ्रेगमेंट, जिसमें 40 लाइन्स थी जो नेब्यूल के बारे में आर्कियोलॉग्स ने लिखा था। इस तरह की पोइट्री जो है दैट्स कॉल्ड लिरिक पोइट्री। इसके बाद हमारे पास तीसरी टाइप जो पोइम होती है दैट इज ड्रामेटिक पोइम। एक ऐसी पोइम जिसमें ड्रामा, आप समझ ले पूरा ड्रामा है ना, प्ले, इसको पोइट्री में लिखना, इसको बोलते हैं ड्रामेटिक पोइम। हमारे पास हेमलेट है, रोमियो एंड जूलियट है, ऑल दो सारी जो सारा प्ले है ना वो पोइट्री में नहीं है, इसमें कुछ प्रोज पैराज भी है, लेकिन आप ये याद रखें वहां पे ड्रामेटिक पोइट्री यूज हुई है। जिस तरह हमारे पास शेक्सपियर के ये हेमलेट्स मैंने बोले, इसी तरह क्रिस्टोफर मार्लो जिसने डॉक्टर फोस्टस एक प्ले लिखा है, पोइट्री में लिखा है, ये ड्रामेटिक पोइट्री में, आप समझ ले ड्रामेटिक पोइट्री की एग्जाम्पल है। यहाँ पे ड्रामाज लिखे जाते हैं, डायलॉग्स होते हैं, वो भी पोइट्री में होते हैं। इस तरह की पोइम को ड्रामेटिक पोइट्री बोलते हैं। आप समझ ले शेक्सपियर मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी है जिसने ड्रामेटिक पोइट्री पे काम किया है बहुत ज्यादा। ये थर्ड टाइप हमारे पास पोइम थी। इसके बाद फोर्थ टाइप जो पोइम है दैट इज नरेटिव पोइम। नरेटिव पोइम एक ऐसी पोइम होती है जिसमें पूरी स्टोरी डिस्कस की जाती है। एपिक पोइम में न स्टार्ट होता है न एंड होता है, लेकिन नरेटिव पोइम में स्टार्ट भी होता है, एंड भी होता है, कैरेक्टर्स भी डिफाइन किए जाते हैं, उनके बाल कैसे हैं, उनकी फिगर कैसी है, उनकी शक्ल कैसी है, उनकी नाक कैसी है, ये चीजें डिस्कस की जाती है। पहले ही सारी स्टोरी हमें बताई जाती है। ये एक एडवेंचरस पोइम होती है, इसमें पूरा हमें पता होता है। इसकी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल है दैट इज द फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर जोफ्री चौसर, जिसने कॉन्ट्रबरी टेल्स लिखी है, वो हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन है। इस हवाले से ये हो गई फोर्थ टाइप दैट इज नरेटिव पोइम। फिफ्थ टाइप है दैट इज डाइडेक्टिक पोइम। डाइडेक्टिक पोइम ऐसी पोइम होती है जिसमें एक पोइट जो है वो मॉरल लेसन्स देता है सोसाइटी को, या जिस पर्सन को वो जिस पर्सन को पॉइंट ऑफ रेफरेंस बनाता है अपनी पोइम में, उसको जब ये जो मुखातिब करता है, एकॉस्ट करता है कि आपको ये करना चाहिए, मॉरली उसको एवियर करता है, मॉरल लेसन्स देता है। तो इस तरह की पोइम जो है ये शॉर्ट ही होती है डाइडेक्टिक पोइम। जिस तरह ये जो हेसियोड है वर्क्स एंड डेज में अपने भाई को नसीहत करता है, इस तरह की पोइम्स है, इनको डाइडेक्टिक पोइम्स बोलते हैं। इनमें मॉरल लेसन्स दिए जाते हैं। आप समझ लें सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पर्सन है डाइडेक्टिक पोइम में दैट वाज अलेक्जेंडर पोप। सिक्स टाइप जो पोइम हमारे पास होती है दैट इज एलर्जी पोइम। एलर्जी पोइम एक ऐसी पोइम है जिसमें डेथ, सैडनेस, सारो, इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती है, और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन है दैट वाज अलेक्जेंडर पोप। सेवन टाइप जो हमारे पास पोइम है दैट्स ओड। ओड एक ऐसी पोइम है जिसके बारे में एक पोइट्री करता है, उसके बाल, उसकी आंखें, उसकी नाक, उसका चेहरा, उसके हाथ, ये सब चीजें ना इनकी तारीफें करता है। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सबसे ज्यादा वर्क इस पे किया, ओड सबसे ज्यादा जो लिखे हैं और मशहूर जो ओड्स हैं वो है जॉन कीट्स के। इसके बाद 9 टाइप जो हमारे पास पोइम होती है दैट इज ब्लड। ब्लड एक ऐसी पोइम होती है, इसकी 3 कंडीशंस होती है। एक ये शॉर्ट होती है, दूसरी ये रोमांटिक, आप समझ ले इसमें आप समझ ले लैंग्वेज सिंपल होती है, और लव, नेचर, इस तरह की चीजें डिस्कस की जाती है। लव, नेचर, लैंग्वेज सिंपल होती है, और ये शॉर्ट होती है, ये सॉन्ग में गाई जाती है। एक्चुअली ये जो पोइट्री थी ना, आप समझ ले जब रेनेसांस पीरियड स्टार्ट हुआ, इसके बाद एलिजाबेथन पीरियड, जैकोबियन पीरियड, जब रेस्टोरेशन पीरियड आया ना, यहां तक जो भी पोइट था आप उठा ले,
जॉन डन को उठा लें, आप एडमंड स्पेंसर को उठा लें, इनकी पोइम्स आप देखोगे ना, उनकी लैंग्वेज में ये जो पोइट्री है ना बहुत टफ वोकैबुलरी, आपको टफ लगेंगे वो सब चीजें, तो अननेसेसरी वोकैबुलरी का यूज। तो इसके बाद जब विलियम वर्ड्सवर्थ आया ना, रोमांटिक पीरियड आया 1798 से शुरू होता है रोमांटिक पीरियड। तो यहाँ पे विलियम वर्ड्सवर्थ आता है, इसने इस पोइट्री का पूरा जो रास्ता है ना चेंज किया। इसने बोला जो पोइट्री है ना, ये डेली लाइफ जो हम लैंग्वेज यूज करते हैं इसी में पोइट्री भी होनी चाहिए, इसी तरह की लैंग्वेज हमने यूज करनी है। इसने फिर एक बुक लिखी जिसको लिरिकल ब्लैड्स बोलते हैं। इसका हेल्पर, इसका दोस्त, इसका क्लोज फ्रेंड जो एस.टी. कॉलरिज, साइमूल टेलर कॉलरिज, इन्होंने मिलकर ये बुक लिखी है। इसके बाद इन्होंने लैंग्वेज के हवाले से डिस्कशन किया कि लैंग्वेज आप समझ लें, ये जो साइमन टेलर कॉलरिज ने उसकी तो कुछ रिजर्वेशंस थी, लेकिन जो विलियम वर्ड्सवर्थ ने इसने ओपनली बोला लैंग्वेज सिंपल है, ये जो पोइट्री है सिंपल लैंग्वेज में होनी चाहिए। इसके बाद ये पूरा ट्रांजिशन आया पोइट्री में। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल है आई वॉन्डर लोनली एज ए क्लाउड, विलियम वर्ड्सवर्थ की जो डैफोडिल्स की पोइम है ना, तो वो आपने देखी होगी। बहुत ही सिंपल लैंग्वेज, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज यूज की जाती है। इसको बोलते हैं, इस पोइम को बोलते हैं ब्लड। इसमें और भी एग्जांपल्स है, लाइक रॉबर्ट बर्न है, उसने ब्लड्स लिखे हैं। अब मैं आऊंगा दूसरे पॉइंट पे, दैट इज मीटर। मीटर आपने सिंपली याद रखना है, 1 मीटर में 3 सिलेबल्स होते हैं या 2 सिलेबल्स होते हैं। मेरे पास टोटल 7 मीटर्स होते हैं पोइट्री के। और पोइट्स जो है ना, जो फेमस पोइट है, उन्होंने 5वां मीटर और 6वां मीटर यूज किया है। मेरे पास सबसे पहला मीटर होता है, दैट इज मोनोमीटर, देन कम्स ट्राईमीटर, डाईमीटर, देन ट्राईमीटर, देन टेट्रामीटर, देन पेंटामीटर, देन हेक्सामीटर एंड हेप्टामीटर। और भी इसके अलावा भी है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना, दैट इज 5th, दैट इज पेंटामीटर एंड हेक्सामीटर। ये जो आयम्बिक पेंटामीटर शेक्सपियर ने बहुत ज्यादा यूज किया। तो इसके बाद आप सिंपल याद रखें, मीटर्स हमारे पास 7 किस्म है। पहले मैं 7 मीटर्स आपको समझाऊंगा। मेरे पास एक वर्ड है, इसके 2 सिलेबल्स, इसको 1 मीटर बोलेंगे। मेरे पास ऐसी पोइम है जिसमें 3-3 सिलेबल्स बन रहे हैं, उसको भी बोलेंगे 1 मीटर। 3 सिलेबल्स को 1 मीटर बोलेंगे, 3 सिलेबल्स को फिर से 1 मीटर बोलेंगे, 3 सिलेबल्स को फिर से 1 मीटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं एक पोइम आपको बोलूंगा, सिटेंड, फॉल, राइज, यानी ऐसा मैंने एक लाइन में एक वर्ड रखा, सिटेंड, सिटेंड, राइज, फआल, बरथ। इस तरह के 2-2 सिलेबल्स बन रहे हैं, इसको बोलेंगे। इस तरह की पोइम अगर है, अगर एक लाइन में एक ही वर्ड है, दूसरी लाइन में एक ही वर्ड है, लेकिन 2-2 सिलेबल्स में ब्रेक हो रही है, इस तरह की पोइम को मानोमीटर बोलेंगे। हम बोलेंगे ये जो पोइम है ये मानोमीटर में लिखी गई है। इसके बाद दूसरी टाइप की पोइम होती है, उसमें फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूंगा, आई गो टुडे इन द फॉरेस्ट। आई गो बना 1 मीटर, टू डे इसमें भी 2 सिलेबल्स आ गए, बना दूसरा मीटर। ये जो पोइम है आपने एक लाइन का सिर्फ देखना होता है कि इसमें 2-2 सिलेबल्स बन रहे हैं। आई गो बने 2 सिलेबल, हो गया 1 मीटर। टू डे हो गए 2 सिलेबल, हो बना 1 मीटर। ये पोइम जो है ये डाईमीटर कहलाएगी। अगर मेरे पास फॉर एग्जाम्पल, आई वॉक एलोन ऑन रोड, आई वॉक एलोन ऑन रोड, आई वॉक हो गए 2 सिलेबल 1 मीटर, एलोन हो गए 2 सिलेबल 1 मीटर, हो गए 2 मीटर, ऑन रोड हो गए 2 सिलेबल 1 मीटर, यानी यहाँ पे 3 मीटर्स यूज हुए हैं और 2 सिलेबल्स, हर 1 मीटर में 2 सिलेबल्स है। इस तरह की पोइम जो है इसको बोलेंगे ट्राईमीटर। इसी के बाद 4 मीटर्स अगर होंगे उसको बोलेंगे टेट्रामीटर। अगर 5 मीटर्स यूज हुए हैं उसको पेंटामीटर बोलेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक, आई नो द रोड इज हार्ड टू फाइंड। फॉर एग्जाम्पल, I think, I know the road is hard to find. I think 2 सिलेबल हो गया 1 मीटर, I know 2 सिलेबल 1 मीटर, I think, I know the road 2 सिलेबल 1 मीटर, is hard 2 सिलेबल 1 मीटर, to find 2 सिलेबल 1 मीटर। इसमें 5 मीटर्स आ गए, 10 सिलेबल्स आ गए, 5 मीटर आ गए, इसको बोलेंगे पेंटामीटर। ये जो पोइम है इसको बोलेंगे पेंटामीटर। फॉर एग्जाम्पल, ब्यूटीफुल, इसमें 3 सिलेबल्स है, ब्यूटीफुल, केयरफुल, वंडरफुल। 1 मीटर है, ये दूसरा मीटर है। अब इसमें 3-3 सिलेबल्स है,
आप जब 2 सिलेबल्स वाली पोइम लिख रहे हो, अगर आपका मीटर जो है वो 2 सिलेबल्स वाला है, आप 3 सिलेबल वाला वर्ड जो है ना वो यूज नहीं करोगे। इससे आपकी पोइम है ना वो कमजोर मानी जाएगी। इन चीजों का खास ख्याल रखना होता है कि अगर आपने कोई पोइम लिखी, उसमें 2 मीटर्स है, सॉरी 1 मीटर है, उसमें 2 सिलेबल्स है, तो आपने 2 सिलेबल्स ही कंटिन्यू करने हैं। इस तरह की इस वर्ड्स देखने जिनमें सिर्फ 2 सिलेबल्स होंगे, इसको बोलेंगे ये जो पोइम है ये 2 सिलेबल्स में है। अगर 3 सिलेबल वाला वर्ड है ना वो आप इसमें इंसर्ट नहीं करोगे। इसी तरह अगर आप कोई 3 सिलेबल वाला मीटर यूज कर रहे हो, आप 2 सिलेबल वाला मीटर उसमें यूज नहीं करोगे। इससे भी आपकी जो पोइम है वो कमजोर मानी जाएगी। ये हो गया मीटर का जो बेसिक सा कॉन्सेप्ट। अब मैं फीट पे आऊंगा। हमारे पास 5 फीट है। पोइट्री के 5 फीट होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला हमारे पास है दैट्स आयम्बिक फीट। अब आपको मीटर तो आया समझ, मैं वही मीटर उठाऊंगा, उसको अब मैंने देखना है। मेरे पास कुछ वर्ड्स है, फॉर एग्जाम्पल स्टैंड, फआल जो पहले आपको मैंने बोले, ब्रेथ। अब आपने ये मीटर उठाना है, इसको देखना इसमें कितने सिलेबल्स है। पहले आप देखोगे फॉर एग्जाम्पल ब्रेथ, इसमें 2 सिलेबल्स है। रिलैक्स, इसमें 2 सिलेबल्स है। इस तरह के वर्ड्स। अगर आपके पास बिलीव है, बिलीव, इसमें 2 सिलेबल्स है। अब आपने देखना है ये जो 2 सिलेबल्स है, इनमें पहला अगर वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है। फॉर एग्जाम्पल बिलीव, रिलैक्स, पहला वीक हो रहा है, दूसरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है, दूसरा सिलेबल। ब्रेथ, राइज, दूसरा स्ट्रॉन्ग हो रहा है। तो इस तरह अगर आपकी पोएम बन रही है, अगर उसके जो सिलेबल्स इस तरह बन रहे हैं, तो आपने बोलना है ये वाली पोएम जो है इसको आयम्बिक पोएम बोलते हैं। और उसके बाद देखना है कितने मीटर है। पोएम आपके सामने आ गई, आप एक लाइन उठाओगे, उसको पहले डिवाइड करोगे, इसमें कितने मीटर बनते हैं। अब आपको पता चला पेंटामीटर है, हेक्सामीटर है, क्या है, आपने मीटर याद रखा। उसके बाद आपने इस 1 मीटर को उठाना है, उसको देखना उसमें कितने सिलेबल है। उसमें 2 सिलेबल है। उसके बाद देखना है पहला वाला अगर वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, उसको बोलेंगे आयम्बिक आयम्बिक पेंटामीटर, आयम्बिक पोएम। यानी आयम्बिक अगर 5 मीटर है पेंटामीटर, आयम्बिक अगर 4 मीटर है टेट्रामीटर। तो अगर आपका पहला वीक है, दूसरा स्ट्रॉन्ग है, तो उसको बोलेंगे आयम्बिक पोइट्री, आयम्बिक पोइम है। इसका जो फीट है दैट इज आयम्बिक। तो दूसरा टाइप अगर अब चेंज हो रहा है, अब अगर पहला स्ट्रॉन्ग है, दूसरा वीक है, फॉर एग्जाम्पल हैप्पी गार्डन, देखो हैप्पी नीचे आ रहा है, पी, हैप्पी गार्डन, वाटर, तो 2 सिलेबल्स है, लेकिन पहला स्ट्रांग हो रहा है, दूसरा वीक हो रहा है। तो इस तरह आपने बोलना है। इस तरह की अगर आपकी पोइट्री की एक लाइन की रिदम इस तरह बन रही है, पूरी पोएम की इसी तरह बननी चाहिए। आप मैं बाद में इस पे बात करूंगा। आप सिंपली याद रखो, अगर पहला स्ट्रांग है, दूसरा वीक है, इसको बोलते हैं ट्रोकाइक फीट। इस तरह की पोएम को अगर आपका सिलेबल जो है ना, अगर आपका मीटर जो है उसमें 3 सिलेबल्स है, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटीफुल, वंडरफुल, इसमें 3 सिलेबल्स अब बन रहे हैं। अगर पहला स्ट्रांग है, दूसरा वीक है और तीसरा वीक है, इस तरह की पोएम अगर बन रही है, तो आप बोलोगे इस तरह की पोएम जो है उसको बोलते हैं डायलेक्टिक फीट। इसमें डायलेक्टिक फीट यूज हुआ है। डायलेक्टिक, एक है डाइडेक्टिक, डाइडेक्टिक पोएम होती है जिसमें हम मॉरल लेसन्स देते हैं, लेकिन ये डायलेक्टिक है। डायलेक्टिक एक ऐसा फीट होता है जिसमें 1 मीटर में 3 सिलेबल्स होते हैं, और 3 सिलेबल्स में पहला वाला सिलेबल जो है वो स्ट्रॉन्ग होता है, बाकी 2 सिलेबल्स जो है वीक होते हैं। वंडरफुल, ब्यूटीफुल। इसके बाद 4th टाइप जो फीट होता है दैट इज एनापेस्टिक। एनापेस्टिक फीट एक ऐसा फीट होता है, अगर आपके पास पोइम है, उसका आप 1 मीटर उठाओगे, उसके अगर 3 सिलेबल्स बन रहे हैं, उन 3 सिलेबल्स में अगर पहले 2 वीक है, लास्ट वाला स्ट्रॉन्ग है, आप बोलोगे ये जो पोइम है ये एनापेस्टिक फीट पे लिखी गई है। और उसके बाद देखोगे मीटर कितने हैं, उसके साथ कनेक्ट करो, एनापेस्टिक पेंटामीटर, एनापेस्टिक हेक्सामीटर, एनापेस्टिक टेट्रामीटर। तो इस तरह आप देखोगे। फॉर एग्जाम्पल इन द डार्क, लास्ट वाला स्ट्रांग हो रहा है। ही इज फास्ट, फास्ट स्ट्रांग हो रहा है, लास्ट वाला सिलेबल। ही इज लॉस्ट, लास्ट है ना, स्ट्रांग हो रहा है। अगर लास्ट वाला सिलेबल स्ट्रांग हो रहा है, पहले 2 वीक हो रहे हैं, तो इसको बोलेंगे हम एनापेस्टिक फीट। और लास्ट फीट इज दैट इज उसको बोलते हैं स्पॉन्डोइक फीट।
स्पॉन्डोइक फीट एक ऐसा फीट होता है अगर आपके पास 2 सेरेबेलस है और पता ही नहीं चलता है कौन वीक है कौन स्ट्रांग है, तो इस तरह का फीट जो है उसको बोलेंगे हम स्पॉन्डोइक फीट। फॉर एग्जाम्पल लास्ट लाइफ, हार्ट ब्रेक, बैड डे, इस तरह के अगर सेरेबल बन रहे हैं ना, तो जिनमें नहीं एक दोनों सेम सेम इंटेंसिटी दोनों सेरेबल्स की है, तो उस टाइम हम बोलेंगे ये जो पोइम है ये स्पॉन्डोइक फीट पे लिखी गई है। अब आप बोलोगे इनकी क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप आयम्बिक मीटर में लिख रहे हो, आपने आयम्बिक मीटर में ही लिखना है, आप उसमें स्पॉन्डोइक फीट नहीं लाओगे। अगर आप स्पॉन्डोइक में लिख रहे हैं आप आयम्बिक नहीं लाओगे। अगर आप एनापेस्टिक लिख रहे हो इसके फीट पे तो आप वो वाला नहीं लाओगे। इससे आपकी जो पोइम है ना वो कमजोर हो जाएगी, उसको कमजोर समझा जाएगा, उसको वीक समझा जाएगा। इन चीजों का बहुत खास ख्याल रखना होता है। ये था टुडे ऑल अबाउट आर्किलोक्स एंड दीज थिंग्स, जो मैंने समझा कि ये इंपॉर्टेंट है आपके सामने रखने के लिए। स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।